तो ये कहानी है उस टाइम की जब इंसान कबीलों में रहा करते थे, शिकार पर ही अपना गुजारा करते थे और सोच बहुत ही लिमिटेड थी। तो ये कहानी भी ऐसे ही एक कबीले की है। उस कबीले को यगाल कहा जाता है। वो दूर बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं और वो साल में एक बार ही शिकार करते हैं। ये एक शिकारी कबीला था। यगाल कबीला मैमथ्स का शिकार करता था। ये बहुत ही बड़े एलिफेंट्स होते हैं जो कि अब एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन अब ये जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं, मतलब कि शिकार के सीजन पर नहीं आते थे और कभी कभी तो आते ही नहीं। और इस वजह से उस पूरे कबीले को भूख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही एक सोर्स था उनके लिए। बाकी वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं थी और इस सिचुएशन को लेकर सभी लोग परेशान होते हैं। इस कबीले में एक औरत रहती है जिसको सब बड़ी माँ कहते हैं और बड़ी माँ स्पिरिट से बातें कर सकती है। वो अपने एंसेस्टर से पूछती है कि इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कबीले वालों को यही लगता है कि उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज, वो उन्हें हमेशा गाइड करते हैं। खैर, वो बूढ़ी औरत कई बार अपने एंसेस्टर्स से बात करने की कोशिश करती है कि वो उन्हें कोई रास्ता दिखाएं, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुई। मगर फिर एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। दरअसल इनके लोगों को जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई थी और वो उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये हमें उन 4 पाँव वाले मॉन्स्टर्स के बारे में आगाह करने आई है और वो हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, सब तबाह कर देंगे। उनका मतलब कबीले से था। एक तरह से ये प्रेडिक्शन थी उनके लिए और वो तब होगा जब हम अपनी आखिरी शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम सब फिक्र मत करो, क्योंकि तब एक वॉरियर का जन्म होगा और ये लड़की उसकी बीवी बनेगी और ये दोनों यगाल के लोगों को एक दुनिया, एक नई दुनिया देंगे, एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर जिंदगी, जहाँ पर यगालों के लोगों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है और इसके नाम का मतलब है नई जिंदगी। और इस कबीले में एक लड़का होता है सेम एवलेट की एज का, उसका नाम डिले होता है और शुरू से ही वो एवलेट को पसंद करता है। उसे एवलेट से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर डिले के फादर के पास एक भाला होता है। ये भाला व्हाइट स्पेयर कहलाता है और ये उसी इंसान को मिलता है जो कि कबीले में काबिल शिकारी होता है, एक तरह से सब शिकारियों का लीडर। तो डिले के फादर वही थे। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और वो एक फैसला करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। डिले के फादर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान थे। वो अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि कि वो जिंदा रहें और अपने दोस्त को अपनी वो सारी ये बात बताते हैं। और वो अपने दोस्त टिक से ये वादा लेते हैं कि वो इस सब के बारे में किसी को नहीं बताएगा कि वो आखिर कहाँ गए हैं। और फिर वो अपना भाला उन्हें देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद सब डिले को बहुत तंग करते हैं। वो से कहते हैं कि तुम्हारे फादर यहाँ से भाग गए। दरअसल सबको ये लगता है कि उसके फादर फ्यूचर के बारे में सुनकर डर गए और वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन सच ये नहीं होता। वो किसी और मकसद से ही गए थे। मगर इस बात से डिले के लिए बहुत ही मुश्किलें आ जाती हैं। सब उसके फादर को बुज़दिल कहते हैं। खैर, इस सब की सच्चाई सिर्फ उनके दोस्त टिक को ही पता है, मगर उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। वहीं एवलेट उस कबीले में अकेली है और अब डिले भी अकेला पड़ जाता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल गुजर जाते हैं, ये दोनों बड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से इनके इलाके में मैमथ्स आते हैं और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। बड़ी माँ के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इनको तबाह कर देंगे। शिकार का दिन अब करीब आने वाला था और कबीले वालों ने ये फैसला किया कि जो भी पहले शिकार पर हमला करेगा और उसे मार देगा, उसकी शादी एवलेट से की जाएगी और भाला भी उसे ही मिलेगा। इसी कबीले में करण नाम का एक लड़का भी था जो कि शुरू से ही डिले को पसंद नहीं करता था और अब पूरे कबीले को पता था कि करण ही है जो कि उस मैमथ का शिकार करेगा और एवलेट भी उसे दे दी जाएगी और भाला भी। मगर यहाँ पर एवलेट और डिले एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। एवलेट डिले से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम शादी कर लेंगे। लेकिन डिले कहता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता अपने फादर की तरह। मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। और इसके बाद ये सब कबीले वाले मनक का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब ये मैमथ्स का एक झुंड होता है। पहले वो लोग उन्हें डराते हैं जिससे कि वो एक तरफ भागने लगते हैं और आखिरी मैमथ जो कि सबसे पीछे था, वो सब उस पर एक जाल डालते हैं। मनक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके जिस्म पर जाल अभी भी फंसा हुआ था। अब ये सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं और मनक भाग रहा होता है। मगर फिर एक एक करके ये सारे लोग जाल को छोड़ते जा रहे थे, लेकिन डिले का हाथ उसमें फंस जाता है और हाथी उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। और ये जगह पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है। अब सबको तो यही लग रहा था कि डिले ने उस जाल को नहीं छोड़ा, मगर हकीकत ये थी कि उसका हाथ उसमें फंस गया था। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो मनक डिले पर हमला करता है, लेकिन डिले किसी तरह से उस हाथी को भाला मार देता है। लेकिन उस हाथी को कुछ नहीं होता और वो दोबारा उस पर हमला करता है। तभी डिले को एक और भाला मिलता है। वो भाला पत्थरों में फंसा हुआ था। हाथी उस पर गिर जाता है और इस तरह से उस बड़े से हाथी का खात्मा हो जाता है। तभी वहाँ सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार डाला है। और ये देखने के बाद वो सब बहुत ही खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। वो डिले को भाला और उसके होने वाली बीवी यानी कि एवलेट को दे देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान करी थी। वो जानता है कि उसने मनक को नहीं मारा, क्योंकि जाल उसने भी छोड़ दिया था। उसका हाथ सिर्फ जाल में फंस गया था, इसीलिए वो भाला वापस कर देता है और वो एवलेट को कहता है कि मैंने मनक को नहीं मारा, बल्कि वो अपने आप ही मेरे भाले पर आ गया था, इसीलिए मैंने भाले को छोड़ दिया है। और भाले को छोड़ने का मतलब था एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसे ही मिलेगी जिसने कि मनक का शिकार किया हो। और अब क्योंकि उसने मनक का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे मिल सकती। यहाँ पर एवलेट उसे नाराज हो जाती है और डिले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब अपने रिवाजों से बंधे हुए हैं। उसी रात को इनके कबीले पर कुछ लोग जो कि घोड़ों पर आए थे इन पर हमला कर देते हैं और इनके कबीले की बहुत सारी औरतों और मर्दों को बंदी बनाकर ले जाते हैं और ये लोग एवलेट को भी पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन डिले और कुछ लोग बच गए थे। डिले कहता है कि मैं अपने लोगों को और एवलेट को बचा कर लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। करण कहता है कि उन पहाड़ों से आज तक कोई
वापस नहीं आया है। डिले कहता है कि हमला करने वाले भी तो उन्हीं पहाड़ों से आए थे और अब वो फैसला करता है कि वो भी वहाँ पर जाएंगे। ये ऐसा टाइम था जहाँ पर लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते थे, तो इन यगाल कबीले वालों को यही लगता था कि दुनिया बस इन्हीं पहाड़ों में है। और जिस तरह बड़ी माँ ने प्रेडिक्शन की थी कि 4 पैरों वाले राक्षस आएंगे, तो वो यही थे। इसके बाद डिले उनके घोड़ों के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। डिले के साथ उसके कबीले के और लोग भी जाते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था और वहाँ से अपने लोगों को बचाना और खुद को बचाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये लोग असल में शिकारी है, न कि वॉरियर्स। लेकिन डिले और उसके साथी वो किसी भी हाल में अपने लोगों को वापस लाना चाहते थे और कई दिन और रातों का सफर करने के बाद इन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं, जहाँ से जमीन शुरू होती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर 4 पांव वाले मॉन्स्टर्स ने एवलेट की फैमिली को मार दिया था। मतलब कि कबीले पर ये हमला पहली बार नहीं हुआ था। इसके बाद डिले और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये 4 लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और इनके कबीले के बहुत सारे लोग नजर आते हैं, जिन्हें उन लोगों ने कैदी बनाया हुआ था और वो इन सबको कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है और वो लोग जिन्होंने इन्हें कैदी बनाया होता है वो इन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देता है, मगर डिले इस बार भी बच जाता है। वो लोग उन कैदियों को आगे के सफर पर रवाना करते हैं। इस जंगल में इनका सामना अजीब से जानवरों से भी होता है। अब टिक यानी कि डिले का साथी और उसके फादर का दोस्त वो जख्मी हो गया था। अपने लोगों को छुड़ाने की कोशिश में डिले उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है। डिले शिकार करने जाता है, मगर वो एक होल में गिर जाता है। ये किसी ट्रैप की तरह था। वहाँ और भी जानवर फंस गए थे, मगर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शेर भी फंसा हुआ था। फिर रात में बारिश शुरू हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरने लगता है और अब वो शेर पानी में डूब रहा था, क्योंकि किसी तरह से डिले ने तो खुद को आजाद कर लिया था। लेकिन उससे पहले कि वो पानी में डूबकर मरता, डिले उसे छुड़ा लेता है। डिले उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर आजाद करूंगा अगर तुम मुझे नहीं खाओगे। और जब डिले उसे छुड़ाता है तो वो उसे ना खाकर वहाँ से भाग जाता है और डिले भी वहाँ से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो टिक के पास आता है, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है और उसका साथी उसे कहता है कि रात को मैंने यहाँ पर चीखों की आवाजें सुनी थी और ये लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि एक गाँव पर किसी ने हमला कर दिया है और जब वो वहाँ पर देखने जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग नजर आते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले थे, इन्हें मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर डिले ने बचाया था वो वहाँ पर आ जाता है और उस शेर को देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं। और जब वो शेर डिले की तरफ बढ़ने लगता है तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर वो शेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले वाले जो कुछ टाइम पहले इन्हें मारने वाले थे वो अब इन्हें अपने साथ अंदर ले जाते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी जबान कैसे आती है, तो डिले को बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ एक आदमी आया था जो कि जमीन की तलाश में था और उसने हमें तुम्हारी जबान सिखाई है। और ये लोग जिसकी बात कर रहे होते हैं वो असल में डिले के फादर होते हैं। डिले उनसे पूछता है कि वो अब कहाँ है, तो वो कहते हैं कि अब उसे मॉन्स्टर की स्पिरिट अपने साथ ले गई है, यहाँ तक कि इन कबीले के लोगों को भी। अब वो डिले से कहते हैं कि अब तुम हमें वहाँ पर ले जाओगे। डिले कहता है कि मैं ही क्यों, तो वो कहते हैं कि सालों पहले हमें ये पता चला था कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो कि शेर से बात कर सकेगा और वो हमारे कबीले को बचाएगा। और इसके बाद ये लोग आसपास के कबीलों में भी ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि शेर से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डिले के साथ जो टिक होता है वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की बात सुनने के बाद वो अपने कबीले के लोगों के लिए एक नई जमीन ढूंढने के लिए निकल पड़े थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। अब डिले को पता है कि उसके बाबा नहीं भागे थे, मतलब कि वो किसी बुज़दिल इंसान का बेटा नहीं। वो टिक से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो टिक कहता है कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती तो एक एक करके सभी ये कबीला छोड़कर चले जाते। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसके बाद डिले और बाकी कबीलों के लोग मिलकर देवताओं के पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि वो उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने डिले के कबीले के लोगों को पकड़ा है, वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लोग एक बोट से नदी को पार करके निकल जाते हैं। डिले और उसके लोग उनका पीछा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई बोट नहीं थी और अब वो ये फैसला करते हैं कि वो पैदल ही आगे का सफर जारी रखेंगे। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं होता। सामने एक मीलों दूर फैला हुआ रेगिस्तान होता है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन डिले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। और फिर ये सब लोग रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कई दिनों के सफर के बाद सबको यही लग रहा था कि वो इस रेगिस्तान में मर जाएंगे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मगर डिले का ध्यान एक सितारे पर जाता है और वो सभी लोग उस सितारे को फॉलो करके आखिरकार उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। और ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए हैं और ये इसीलिए लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ पर ले जाते हैं ताकि वहाँ इनसे काम लिया जा सके एज ए स्लेव। अब यहाँ पर कहानी में इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ इशारा है कि कैसे इंसानों को गुलाम बनाकर ये बनाए जाते थे। वहाँ पर हजारों गुलाम होते हैं और उनसे ज्यादा वो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनका एक देवता भी होता है जिसे वो अपना गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ये पिरामिड्स भी उसी के लिए बनाए जा रहे थे। इन लोगों का मानना था कि ये देवता असल में आसमान से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी जमीन डूब गई तो ये लोग वहाँ से उड़कर यहाँ पर आए हैं और जो इन सब लोगों का सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इनके सामने नहीं आता। वो हमेशा पर्दों के पीछे छुपा रहता है। बस वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि कि इनके बड़े बड़े पिरामिड्स जल्द से जल्द तैयार हो सके। वहाँ पहुँचने के बाद डिले और उस कबीले का सरदार जो डिले का साथ देने आए थे वो गुलामों के कैंप में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल देख नहीं पाता, वो अंधा था। इस अंधे आदमी की कहानी ये है कि पहले ये देवताओं के साथ ही होता था, मतलब यहाँ के जो रूलर्स हैं वो खुद को देवता कहते हैं, मगर फिर इससे कोई गलती हो गई और इन गुलामों ने इसे अपने साथ रखा है। वो डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन अब 2 मर चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। डिले इनसे पूछता है कि इन्हें मारने का कोई तरीका तो होगा, तो वो
आदमी कहता है कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके जिस्म पर आसमान का एक निशान बना होगा और उस निशान को उर्वाना कहते हैं। वो आदमी कहता है कि वो इंसान यहाँ के सभी गुलामों को आजाद करवाएगा। फिर वो डिले से पूछता है कि क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा निशान है? तो डिले कुछ नहीं बोलता और खामोश रहता है। अब डिले उसका साथी अंदर जाते हैं और बाहर उनके बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। डिले को ये भी पता चल जाता है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने उसे मार दिया है। इसके बाद डिले और उसका साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में टिक मारा जाता है। टिक मारने से पहले डिले को उसके बाबा का वो भाला भी देता है और अब डिले अपने बाबा का, टिक और अपने सभी लोगों का बदला लेना चाहता है। वो सबको यहाँ से छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरे लोग जब अंदर एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर जख्म के निशान होते हैं और ये जख्म के निशान इस तरह से होते हैं जिस तरह से आसमान में ऑरेंज बेल्ट होती है। ये स्टार्स का एक ग्रुप था जो कि कुछ अलग तरह से बना हुआ था, मतलब कि एक पैटर्न। और उस निशान को देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं। यहाँ पर असल में इन लोगों की एक प्रेडिक्शन थी कि इन लोगों का राजा एक ऐसा आदमी खत्म करेगा जिसके जिस्म पर ये निशान होंगे और वो डिले पर तो नहीं थे मगर एवलेट पर थे। अब वहाँ के देवता को उसके आदमी बताते हैं कि उसके पीछे एक शिकारी आया है। तो देवता कहता है कि आखिर शिकारी आ गया। डिले उन सबको कहता है कि कल सुबह होने पर वो सब अपने लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे जो लोग वहाँ पर मजदूर हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर वो उन्हें बोलते हैं कि हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और वो लोग जंग का ऐलान कर देते हैं और वहाँ पर जो बड़े बड़े मनक होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं देवता कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और अगर फिर भी गुलाम आगे बढ़े तो एवलेट को मार दें और वो लोग ऐसा ही करते हैं। डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर देवता आता है और देवता के आते ही सभी लोग झुक जाते हैं। दरअसल हमेशा से ऐसा होता है, जब भी देवता बाहर आता है सबके सब जमीन पर झुक जाते हैं। उस झूठे देवता ने लोगों को इस हद तक डरा रखा है जैसे सच में वो कोई देवता हो। और अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इसे लेने आए हैं वो इसे लेकर पहाड़ों में वापस चला जाए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल वैसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक जिस किसी के जिस्म पर आसमान के सितारों के निशान होंगे वो इस किंगडम का वो निशान एवलेट के जिस्म पर होता है, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। डिले कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? तो वो जवाब में कहते हैं कि वो यही हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। इसीलिए डिले जाने से मना कर देता है और इसके बाद वो भाले को देवता की तरफ जोर से फेंकता है और वो भाला देवता के आर पार हो जाता है और वो मारा जाता है। जिस पर कि डिले कहता है कि देख लो तुम सभी कोई देवता नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान है और ये भी हमारी तरह मर सकते हैं। और इसके बाद उन सब के बीच एक जंग होती है। इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो कि इन सबको कैदी बनाकर लाया होता है वो एवलेट को एक तीर मारता है और उस तीर की वजह से एवलेट की मौत हो जाती है और डिले उस आदमी को जिसने कि एवलेट को तीर मारा होता है उसे मार देता है। अब एवलेट मर चुकी है। डिले ने इस पूरे सफर में करण, टिक और एवलेट को खो दिया, लेकिन बड़ी माँ ने ये सब तो नहीं बताया था। बड़ी माँ जो दूर से इन सबको अपनी पावर से देख रही थी क्योंकि वो स्पिरिट से बातें कर सकती है और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान वापस ले आती है और इस तरह से एवलेट की जान बच जाती है। और एंड में अपने इलाकों में जाने से पहले जिन कबीले वालों ने उनकी मदद की थी वो उन्हें कुछ सीड्स देते हैं और डिले को बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम इनको अपनी जगह ले जाओ और वो ऐसा करते हैं। मतलब अब यगाल कबीले को सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अब वो खेती बाड़ी भी शुरू करेंगे। डिले ने बहुत से कबीलों को आजाद करवाया और एक झूठे देवता से निजात दिलाई। आखिर उसके बाबा की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है और वो कबीले में शान से रहने लगता है, उनका एक लीडर बनकर। और यहाँ कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।